Good morning, Sarvodaya Namaskar, dear student. In previous video, you have been taught noun. पिछली क्लास में पिछले वीडियो में आपने अपने ग्रामर के लेसन से नाउन पढ़ा था। आज इस क्लास में, आज की इस वीडियो में हम दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ बढ़ेंगे। पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया था पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 पार्ट होते हैं, 8 काइंड होते हैं। उस 8 काइंड में हमने पहले आपको नाउन पढ़ा दिया और आज के वीडियो में आपको उसका सेकेंड पार्ट प्रोनाउन पढ़ाएंगे। स्टार्ट करने से पहले आई एम वंस अगेन रिक्वेस्टिंग यू टू बी fully attentive and listen to me very carefully. Okay, are you ready? Yes. Okay. Start करते हैं pronoun according to name itself. pronoun एक्चुअली ये जो वर्ड है प्रोनाउन ही से बना है, सॉरी नाउन ही से बना है, इसलिए इसमें प्रोनाउन पढ़ते हैं। प्रोनाउन का एक्चुअली यूज क्या है ये अभी पढ़ेंगे थोड़ा देर के बाद। पहले जान लेते हैं डेफिनेशन इसकी डेफिनेशन क्या कहता है। तो डेफिनेशन की बात करेंगे माय डियर, तो इसका डेफिनेशन बताता है, हियर आई एम राइटिंग, इफ यू आल्सो वांट टू राइट यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। ओके, प्रोनाउन आप देख सकते हैं इसमें नाउन लगा हुआ है और तब ये प्रोनाउन। इट मीन्स a pronoun is a word that is used instead of a noun to avoid the repetition of noun again and again। देखिए डेफिनेशन कहता है प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है, प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो किसी नाउन के जगह पे यूज किया जाता है। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि बार बार हमें एक ही पैराग्राफ में एक नाउन को बार बार लिखना नहीं पड़े। यहाँ पे लिखा हुआ है ये किधर गया, टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ नाउन अगेन एंड अगेन, इसलिए कि नाउन को हमको बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़े, इसलिए उसके जगह पे हम किसी प्रोनाउन का यूज करते हैं। दैट इज द परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन। एग्जांपल्स के तौर पे देख लें तो एग्जांपल ही, शी, इट, दे, यू, आई एंड एक्सेट्रा, बहुत सारे होते हैं। वो बहुत सारे आगे मैं आपको बताऊंगा, फिलहाल इतना ही जानते हैं, ये सारे प्रोनाउन होते हैं। दूसरा एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, मान लिया कि राम एक लड़का है, राम इज अ बॉय, राम इज अ बॉय। अब फिर से लिखेंगे, राम रीड्स इन क्लास 10। ओके, राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय। ये हमने राम के बारे में कुछ लाइनें लिखी। अब आप देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये जो राम है बार बार इसको रिपीट किया जा रहा है, बार बार रिपीट किया जा रहा है, और इसी रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं माय डियर। अगर हम एक ही नाम को बार बार लिखते जाते हैं तो ना अच्छा लगता है सुनने में, और ना अच्छा लगता है लिखने में, और ना अच्छा लगता है पढ़ने में, इसलिए उसके जगह पे क्या करते हैं, प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो पहली बार हमने लिख लिया राम और इसके जगह पे क्या करते हैं, ही यूज करते हैं, क्योंकि ये जो राम है वो मेल है, पुरुष है, और पुरुष के लिए, मेल के लिए ही का यूज करते हैं, यहाँ भी ही यूज करेंगे। अब ये सही हुआ, राम इज अ बॉय, ही रीड्स इन क्लास 10 एंड ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। दैट इज ओवर। अब इसके आगे पढ़ेंगे, इसके काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में चलेंगे।
कितने काइंड्स ऑफ प्रोनाउन होते हैं जनरली मोस्ट ऑफ टाइम? वैसे आपके बुक में 10 काइंड पढ़ाया होगा प्रोनाउन में, ग्रामेरियन ने आपको 10th काइंड पढ़ाया होगा, लेकिन मैं आपको उसमें से 9 काइंड पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि वो जो 9 है वही इंपॉर्टेंट है, और एक जो रेस्ट बच जाता है जिसको रेसिप्रोकल कहते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, उसको नहीं पढ़ेंगे। बाकी सारे 9 नाउन बाकी सारे प्रोनाउन को पढ़ेंगे, बारी बारी से पढ़ेंगे, एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे, पूरा क्लियर करके चलेंगे। बने रहिए, फोकस्ड रहिए प्लीज। ये आप देख रहे हैं बोर्ड पे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। यहाँ हमने अभी थोड़ा देर पहले बताया कि एक प्रोनाउन के 10 काइंड होते हैं, 10 काइंड ऑलमोस्ट होते हैं, जिसमें से 9 के बारे में आज की क्लास में पढ़ेंगे, और इसका 10वां नंबर होता है रेसिप्रोकल, जो हमने ऑलरेडी बताया कि उसके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। ये पढ़ेंगे सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन। सेकेंड नंबर पॉजेसिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, एम्फैटिक एंड एट लास्ट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पढ़ना है। डिटेल से पढ़ेंगे इसके बारे में, डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले इसके डेफिनेशंस को पढ़ेंगे कि व्हाट इज अ पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन आखिर होता क्या है? पर्सनल मतलब आप समझते हैं जो मेरा निजी है, जिस पे हमारा अधिकार है, दैट इज पर्सनल। जो हम खुद के लिए यूज करते हैं, जो प्रोनाउन हम खुद के लिए यूज करते हैं, दैट इज पर्सनल प्रोनाउन। According to the grammarian definition, I am going to tell you what is a personal pronoun. Personal pronoun की बात करें my dear, तो ये आप देख सकते हैं पर्सनल प्रोनाउन का डेफिनेशन। आई हैव रिटन ओवर देयर कि व्हाट इज अ पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ पर्सन, थिंग्स। वैसा प्रोनाउन जो किसी इंसान के जगह पे या किसी वस्तु के जगह पे, किसी थिंग्स की जगह पे यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। फॉर एन एग्जांपल यू कैन सी ओवर देयर आई, वी, यू, सी, ही, इट और दे। ये सारे के सारे क्या हैं? पर्सनल प्रोनाउन। यूं कहे कि पर्सनल प्रोनाउन की संख्या कितनी होती है? 7। 1 2 3 4 5 6 7। पर्सनल प्रोनाउन 7 प्रकार के होते हैं। ये 7 जो हैं ये सारे के सारे पर्सनल प्रोनाउन हैं। और इसके बाद हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके यूजेज को। पर्सनल प्रोनाउन के क्या क्या यूज होते हैं एज ए पर्सन के रूप में, एज सब्जेक्ट के रूप में, एज ऑब्जेक्ट के रूप में, पॉजेसिव केस के रूप में, पोजेशन केस के रूप में, किस किस तरह के इसके यूजेज होते हैं वो पढ़ेंगे। और उसको पढ़ने से पहले माय डियर एक टेबल की ज़रूरत होती है जो मुझे यहाँ पे खींचना पड़ेगा। वो टेबल में खींचता हूँ, उसके बाद मैं आपको सारा ये बात बताता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आप जो इस बोर्ड के ऊपर एक टेबल देख रहे हैं, इस टेबल में आपको हमने सारा कुछ बता दिया है। पर्सनल प्रोनाउन कितने तरह के होते हैं और उसका कैसे कैसे सेंटेंसेस में यूज होता है वो सारा मैं आपको डील करने जा रहा हूँ। माय डियर क्या होता है कि इंग्लिश ग्रामर में 3 पर्सन होते हैं। इंग्लिश ग्रामर में 3 पर्सन, जो आप हिंदी या संस्कृत ग्रामर में पुरुष पढ़ते हैं। पुरुष, प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और तृतीय पुरुष, तो ऐसे ही पढ़ते हैं। वैसे ही इधर आपको इंग्लिश ग्रामर में 3 पुरुष पढ़ने हैं, जिसको यहाँ पर्सन के नाम से जानते हैं, जिसमें होता है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के डेफिनेशन की बात करूँ तो द फर्स्ट पर्सन हु यूज टू स्पीक, जो बोलने का काम करता है वो फर्स्ट पर्सन। जो सुनने का काम करता है उसको सेकेंड पर्सन कहते हैं। एंड द पर्सन दैट इज टॉकिंग अबाउट बिटवीन द स्पीकर एंड द लिसनर इज थर्ड पर्सन। मतलब बोलने वाले के बीच और सुनने वाले के बीच, ये बोलने वाला और ये सुनने वाला, और इन दोनों के बीच में जब किसी तीसरे व्यक्ति की बात होती है तब वो थर्ड पर्सन होता है कि आई एम स्पीकिंग,
मैं बोल रहा हूँ मैं फर्स्ट पर्सन, आप सुन रहे हैं आप सेकेंड पर्सन, और बात हम दोनों के बीच में किसकी हो रही है, इसकी, तो ये हो गया थर्ड पर्सन। जैसे मैंने आपसे पूछा कि आपके पिताजी कैसे हैं, मैंने बोला फर्स्ट पर्सन, आपने सुना सेकेंड पर्सन, और बात किसकी हो रही है, आपके पिताजी की, तो आपके पिताजी थर्ड पर्सन हो गए, आप सेकेंड पर्सन हो गए और मैं फर्स्ट पर्सन हो गया। दिस इज द डेफिनेशन। और मैंने यहाँ भी लिखा है, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन देख सकते हैं आप, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर इस कॉलम में, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर इस कॉलम में, सेकेंड पर्सन का फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन सेम होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, और थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर, और फिर थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, यहाँ आप देख सकते हैं। अब इसका क्या क्या यूज है, कैसे कैसे यूज है एक सेंटेंस में, वो मैं आपको आगे एग्जाम्पल्स के साथ बताऊंगा, लेकिन फिर भी यहाँ देख लीजिए आप, ये जो कॉलम है, ये वाली कॉलम, ये वाली जो कॉलम है, ये जितने भी यहाँ पे आपको सब्जेक्ट नजर आ रहे हैं वो सारे के सारे एज अ सब्जेक्ट किसी सेंटेंस में यूज करते हैं। जब किसी सेंटेंस में सबसे पहला वर्ड इस तरह का होता है उसको सब्जेक्टिव केस कहते हैं। जैसे मान लिया आई से हमने सेंटेंस बनाना है कि आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, तो आई जो वहाँ पे वर्ड है वो क्या है, सब्जेक्ट के रूप में वहाँ यूज किया गया, और उसी आई को जब ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं, उसी आई को जब ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं तो वो मी बन जाता है, मी बन जाता है। कैसे बनता है, एग्जाम्पल के बाद, सॉरी एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको, उसके बाद आपको क्लियर होगा कि आई एम अ टीचर सब्जेक्ट हो गया आई, और मी ऑब्जेक्ट कैसे हो जाता है ना। तो आई एम बीइंग स्पोकन टू बाय मी, मेरे द्वारा ही मुझे बोला गया या मुझे डांटा गया, मेरे द्वारा ही मुझे। मैं जब सेंटेंस के लास्ट में लेके जाते हैं, मैं को जब सेंटेंस के लास्ट में ले जाते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में ले जाते हैं, तब आई मी बन जाता है, और इसी आई को जब पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में लेके जाते हैं तो माई बन जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ये कोई सामान है और इस पे मेरा अधिकार है, अधिकार मतलब पोजेशन दिखाना, दिस इज पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। उसके बाद इसको पढ़ेंगे पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, मी माई माई, यही आपको रूल याद रखना पड़ेगा, सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, पॉजेसिव के रूप में, और पॉजेसिव प्रोनाउन के रूप में। सबसे सब्जेक्टिव केस आई, ऑब्जेक्टिव केस मी, पॉजेसिव एडजेक्टिव माई, और पॉजेसिव प्रोनाउन माई, ये सारा फॉर्म आपको याद रखना पड़ेगा। और ये आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत कब पड़ेगी, जब आप एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे और नरेशन पढ़ेंगे। जब आप वॉइस लेसन में जाएंगे और नरेशन नामक लेसन में जाएंगे तो आपको उस समय इस फिगर की, इस चार्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। आप इसको नोट डाउन कर लेंगे एक फेयर कॉपी में, एंड इवन यू हैव टू लर्न ऑल्सो। समझ रहे हैं, ये हमने एक लाइन बता दिया। अब बाकी आप खुद से समझ सकते हैं, आप 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं। ये सारा का सारा, ये सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, पॉजेसिव के रूप में, पॉजेसिव प्रोनाउन के रूप में, सारा है जो आपको आगे कुछ ही मिनट के बाद आपको एग्जाम्पल्स के साथ मैं इसको सारा क्लियर कर दूँगा। फिर इसके आगे चलेंगे तो पढ़ेंगे इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट इसका पढ़ेंगे जो आपको हमने यहाँ पे ऑल काइंड्स ऑफ प्रोनाउन लिख के दिया था 9, उसमें उसका सेकेंड नंबर पढ़ना है पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन अभी अभी आपने चार्ट पेपर में देखा था, जो हमने यहाँ पे चार्ट ड्रॉ किया था उसमें देखा था पॉजेसिव प्रोनाउन, लास्ट वाले कॉलम में पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव का मतलब होता है पोजेशन दिखाना, पोजेशन मतलब अपना अधिकार दिखाना किसी वस्तु पे, किसी थिंग्स पे, किसी इंसान पे, किसी जानवर पे अपने अधिकार को शो करना ही पोजेशन कहलाता है। एंड दैट इज हियर वी हैव टू स्टडी पॉजेसिव प्रोनाउन। फॉर एग्जांपल के लिए मैं बता दूं कि ये जो पेन है वो मेरा है, ये जो पेन है वो मेरा है, या इसको दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि इस पे मेरा अधिकार है। और इसी अधिकार को दिखाने के लिए हमें पॉजेसिव प्रोनाउन की जरूरत होती है। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन यू कैन शो ओवर देयर द प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू शो पोजीशन, मतलब अधिकार। अपने अधिकार को दिखाने के लिए जिस प्रोनाउन का यूज करते हैं वही पॉजेसिव प्रोनाउन होता है। एग्जाम्पल के लिए मान लिया दिस
पेन इज माइन, दिस पेन इज माइन, दोज पेन्स आर योर्स। ये जो आपको दिख रहा है ये प्रोनाउन, ये पॉजेसिव प्रोनाउन। इस सेंटेंस को दूसरी भाषा में लिख सकते हैं दिस इज माई पेन, दोज आर माई पेन। लेकिन यहाँ पे मीनिंग चेंज हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो वर्ड है, आपने जो इस कॉलम में देखा था कि पॉजेसिव प्रोनाउन है, वो किसी अधिकार को शो करता है। ये बताता है कि ये जो पेन है ये इस इंसान का अधिकार है इस पे। लेकिन ये क्या करता है, नाउन है, नाउन। और जब किसी नाउन के पहले कोई वर्ड आता है माय डियर, जब कोई वर्ड किसी नाउन के पहले आता है और वो उस नाउन को क्वालिफाई करता है, उस वर्ड को प्रोनाउन नहीं एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव कहते हैं कि एडजेक्टिव का डेफिनेशन भी मैं बताता था कि एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन, है ना। किसी नाउन और किसी प्रोनाउन के पहले जो वर्ड आता है और उसकी क्वालिटी को बताता है, उसको एडजेक्टिव कहते हैं। यहाँ देख लीजिएगा पेन है, ये नाउन है, और ये नाउन के पहले जो वर्ड है ये क्वालिफाई कर क्या कर रहा है कि मेरा पेन है, मेरा पेन है। अब ये जो है नाउन के पहले आने वाले वर्ड को क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। मतलब ये एडजेक्टिव आपने ऊपर में पढ़ा था पॉजेसिव एडजेक्टिव, ये हो गया आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव। और ये लास्ट में ऑब्जेक्ट के रूप में जो चला गया है वो हो गया आपका पॉजेसिव प्रोनाउन। इसके बाद इसके तीसरे नंबर पार्ट को पढ़ेंगे। इसके तीसरे पार्ट में पढ़ेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इट मीन्स according to the definition of demonstrative pronoun, you can see over there on the board by yourself that a pronoun that is used to point out the objective to which it refers is called demonstrative pronoun। वैसे प्रोनाउन जो किसी वस्तु को, किसी थिंग्स को, किसी जानवर को, किसी भी नाउन को या किसी भी प्रोनाउन को पॉइंट आउट करता है, इशारा करता है, दैट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एक्चुअली। दैट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एक्चुअली। क्या होता है कि जब हम किसी वस्तु की तरफ इशारा करते हैं, जैसे ये मान लीजिए कि क्या है, बार बार मैं इसी पेन का एग्जाम्पल, ये पेन, इसको क्या बोलेंगे, दिस इज अ पेन। इसको क्या बोलेंगे, दिस इज अ पेन। और इसी पेन को मैं 1 मीटर दूर रख दूँ या 2 मीटर दूर रख दूँ या 3 मीटर दूर रख दूँ, और तब फिर इस पेन के लिए क्या कहेंगे, दैट इज अ पेन। दिस इज नहीं कहेंगे, दैट इज अ पेन कहेंगे। जब ये पेन हमारे पास होता है तो दिस इज कहते हैं, और जब ये पेन हमारे से दूर चला जाता है तब दैट इज कहते हैं। यही है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की हम इशारा करते हैं कि ये फैन लगी, ऐसे इशारा किए, फैन लगी है, दैट इज अ फैन। ओके, दैट इज अ फैन। लेकिन ये फैन अगर हमारे क्लोज है, हमारे नियर है, तो हम उसको दैट नहीं कह के क्या करते हैं, दिस इज अ फैन कहते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे इसको। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एक्चुअली में होते कितने हैं आपको बताते हैं माय डियर। दिस होता है, दैट होता है, दीज होता है, दोज होता है, ये सारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इसके अलावा भी 2 होता है, इसको बोलते हैं सच, और एक और मान लीजिए द सेम। ये 6 डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। ये दोनों के दोनों सिंगुलर है, ये दोनों के दोनों सिंगुलर नंबर है, और ये दोनों के दोनों प्लूरल नंबर है, सॉरी प्लूरल नंबर। सिंगुलर प्लूरल समझते हैं ना, वेरी गुड। सिंगुलर नंबर और प्लूरल मतलब ये जो दोनों प्रोनाउन हैं ये किसी सिंगुलर नंबर नाउन के लिए यूज करते हैं, और ये दोनों जो प्रोनाउन हैं वो किसी प्लूरल नंबर नाउन के लिए यूज करते हैं। कैसे करते हैं बताते हैं कि मान लिया जाए
कि ये हमारे पास एक स्टार है ना, स्टार है। दिस शो करता है नियर और दैट शो करता है फार। दिस शो करता है नियर, दैट शो करता है फार। मतलब कोई वस्तु हमारे नजदीक में, कोई वस्तु हमारे नजदीक में है तो हम कहते हैं दिस इज अ स्टार। ओके, लेकिन यही स्टार हमसे दूर होता है, ऐसे छोटा एरो मतलब नजदीक होना और बड़ा एरो मतलब दूर होना। यही स्टार जब हमसे दूर होता है तब इसको कहते हैं दैट इज अ स्टार। समझ रहे, सिंगुलर फॉर्म में। कब? सिंगुलर फॉर्म में। अगर यही स्टार की जगह स्टार्स हो जाए तो हो गया वो प्लूरल नंबर। स्टार की जगह स्टार्स हो गया तो ये हो गया प्लूरल नंबर। और जैसे ही ये प्लूरल नंबर होगा माय डियर, हमें इसको भी प्लूरल नंबर करना पड़ेगा और इसको भी प्लूरल नंबर करना पड़ेगा। ठीक है, जो नजदीक में हमारे पास है उसके लिए दीज का यूज करेंगे और जो दूर में चला जाएगा उसके लिए हम यूज करेंगे दोज आर। है, दीज आर स्टार्स, दीज आर स्टार्स एंड दोज आर स्टार्स। क्लियर, समझ रहे हैं ना कि हमारे पास में है सिंगुलर नंबर में तो दिस, हमारे पास में है प्लूरल नंबर में तो दीज, हमसे दूर है सिंगुलर नंबर में तो दैट, हमसे दूर है प्लूरल नंबर में तो दोज। अब बात आती है कि दिस दैट दीज दोज हमने पढ़ लिया, उसके बाद सच कैसे पढ़े। सच, सच के मतलब पढ़े तो उसी प्रकार की बात करते हैं, उसी प्रकार की मतलब जिस तरह की कल्पना हमने की थी वैसा ही इंसान हमें मिला। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता दूं कि आई वॉन्ट सच अ मैन हु हेल्प्स मी अलॉट। मैं ऐसे इंसान की कामना करता हूं जो हमारी मदद करता हो। ऐसे सच का यूज ऐसे करते हैं कि आई वॉन्ट सच अ मैन, मतलब इसी तरह के आदमी की इस प्रोनाउन को जरूरत थी। समझ रहे, इस पे कोई पार्टिकुलर प्रोनाउन नहीं है कि ये सच यूज होगी। और सेम की बात करें, ये जो सेम है, सेम, ये सेम कब यूज करते हैं? आई वॉन्ट द सेम पेन दैट माई फ्रेंड हैज। आई वॉन्ट द सेम पेन दैट माई फ्रेंड हैज। मैं वैसा ही कलम चाहता हूं जैसा मेरे दोस्त के पास है, मेरे दोस्त के पास है। तो मेरे दोस्त के पास जो पेन है वो एक नाउन है और उस नाउन के जगह पे क्या यूज हो रहा है? द सेम। आई वॉन्ट द सेम पेन दैट माई फ्रेंड हैज। इसके बाद चलेंगे माय डियर इसके फोर्थ नंबर काइंड में। फोर्थ नंबर है पढ़ेंगे माय डियर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू द नेम इटसेल्फ। जैसा आप नाम देख रहे हैं यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब बांटना है ना। पिताजी ऑफिस से आए, कुछ सामान लेकर आए, कुछ खाने पाने वाली वस्तु लेकर आए और घर में आके मम्मी को दे दिया और मम्मी से बोले जाओ बच्चों में सारा बांट दो। इसी बांटने को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट करना। और इसी डिस्ट्रीब्यूट नामक वर्ड को हम यहाँ प्रोनाउन में पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन आप देख सकते हैं कि जब ईच, ईदर, नीदर, नॉर एक सेंटेंस में यूज किया जाता है एज अ प्रोनाउन, तब उसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। एज अ प्रोनाउन याद रखेंगे, एज अ प्रोनाउन जब यूज किया जाता है तब उसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। अदरवाइज माय डियर, ये जो आपको ये कुछ वर्ड दिख रहे हैं ये एडजेक्टिव भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है। वो कैसे होता है मैं थोड़ा सा संक्षेप के रूप में आपको बताऊंगा, जरूर अभी ही बताऊंगा। लेकिन फिलहाल आप ये जान लीजिए कि इस तरह के वर्ड जब किसी सेंटेंस में एज अ प्रोनाउन यूज होता है
तभी उसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं, नहीं तो उसको एडजेक्टिव भी कहते हैं। एडजेक्टिव कैसे कहते हैं वो हम जानेंगे और अभी ही जानेंगे, बने रहिए। लेट अस बिगिन। प्रोनाउन का यूज, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यूज पढ़ेंगे इसमें। ये जो हमने कुछ लिखा है यहाँ पे आप देख सकते हैं इस बोर्ड पे, ये सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है और इन सब का एक अलग अलग अपना अपना यूजेज है एक सेंटेंस में। कैसे इस यूज को पढ़ते हैं अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे कि इच का यूज कैसे करते हैं। इच को एक एज अ प्रोनाउन एक सेंटेंस में यूज करने के लिए वी शुड हैव मिनिमम 2 और मोर देन 2 नाउन्स, मतलब हमें कम से कम 2 या 2 से ज्यादा नाउन होने चाहिए। ईच का यूज करने के लिए हमें कम से कम 2 नाउन या 2 प्रोनाउन की जरूरत होती है, कम से कम। उसके आगे ईदर की बात करेंगे तो ईदर मतलब होता है 2, कम से कम, फिर से कम 2 लोग होने चाहिए। नीदर का यूज करने के लिए, सॉरी ईदर का यूज करने के लिए कम से कम 2 नाउन होने चाहिए हमारे पास। दोनों में से एक की बात करें, 2 में से 1 की बात करेंगे, मतलब कि मान लिया जाए कि हमारे पास 3-4 फ्रेंड है, 5 फ्रेंड है, ठीक है, और 5 में से हमने 2 को लिया और दोनों के लिए मैंने कहा कि मैं दोनों पे विश्वास कर सकता हूँ। आई हैव फेथ ईच ऑफ माई फ्रेंड। देख लीजिए, ईच ऑफ माई फ्रेंड मतलब मुझे मेरे हर एक फ्रेंड पे विश्वास है। 5 दोस्त है और 5 पे मुझे बराबर क्या है, फेथ है, विश्वास है। उस तरह के सेंटेंस में इससे केस यूज करें। यहाँ ईदर की बात करेंगे, ईदर तो मान लीजिए कि हमारे पास 2 है फ्रेंड या फिर 5 फ्रेंड है, 2 फ्रेंड है, मान लिया 2 में से आप किसी एक ही पर विश्वास कर सकते हैं, दूसरे पे विश्वास नहीं कर सकते, मतलब एक आपका विश्वासी है और एक आपका अविश्वासी है। 2 में से किसी एक के लिए अगर यूज करना हो तो लिखेंगे ईदर ऑफ माई 2 फ्रेंड इज हेल्दी, हेल्दी है ना। यहाँ आपके पास 2 फ्रेंड है, उसमें से एक ही स्वस्थ है, एक स्वस्थ है और एक बीमार है, 2 में से। आप नीदर की बात करेंगे तो यहाँ भी ओनली 2 ही बात करें, मतलब 2 ही प्रोनाउन या 2 ही नाउन होगा। लेकिन यहाँ पे आपने पढ़ा कि ईदर जब लगता है तो एक आपका विश्वासी है, लेकिन जैसे ही नीदर का यूज करते हैं तो आप शून्य विश्वासी हो गए, मतलब आपके पास जो 2 फ्रेंड है उन दोनों में से किसी के ऊपर आप विश्वास नहीं कर सकते। जैसे ही आपने नीदर का यूज कर लिया, आप दोनों में से किसी पे विश्वास नहीं कर सकते हैं, दोनों में से कोई नहीं। ईदर का इस्तेमाल करते हैं तो दोनों में से एक, राइट। अब आते हैं बोथ की बात करते हैं, तो बोथ के लिए भी 2 नाउन या 2 प्रोनाउन की जरूरत होती है, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव सेंटेंस। जब एक पॉजिटिव सेंटेंस में हम बोथ का यूज करते हैं दैट इज द परफेक्ट, बट इफ वी यूज बोथ इन एन नेगेटिव सेंटेंस इट कैन बी रॉन्ग। अगर हम नेगेटिव सेंटेंस में बोथ यूज करते हैं तो वो गलत हो जाता है। एक नेगेटिव सेंटेंस में बोथ का यूज होता ही नहीं, अफर्मेटिव में होता है, केवल पॉजिटिव में होता है। वो कैसे होता है मैं फिर से आपको बता दूं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लिया जाए यहाँ लिखा हुआ है बोथ ऑफ यू आर नॉट रेडी। यहाँ सेंटेंस लिखा है बोथ ऑफ यू आर नॉट रेडी, मतलब आप दोनों में से कोई रेडी नहीं है। यहाँ पे सेंटेंस लिखा है। आप जब इस सेंटेंस को अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको लगेगा कि ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, लेकिन माय डियर ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। और कैसे गलत है मैं बताता हूँ। बोथ मतलब होता है दोनों, ठीक है। हमें 2 नाउन की जरूरत भी यहाँ पे लिखा हुआ है ओनली फॉर टूज, ठीक है। लेकिन हमने अभी बताया और यहाँ पे लिखा भी है कि पॉजिटिव सेंटेंस पॉजिटिव सेंस में यूज करते हैं, नेगेटिव में यूज नहीं करते हैं। यहाँ पे नेगेटिव लिखा हुआ है।
अगर नेगेटिव यहाँ पे आ गया माय डियर, तो इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? यहाँ पे ईदर का यूज करेंगे, नीदर का, कि दोनों में से कोई रेडी नहीं है तो नाइदर, और यहाँ पे ऑफ के जगह पे नाइदर ऑफ यू आर रेडी। नाइदर का यूज करेंगे, बोथ का यूज नहीं करेंगे। अगर बोथ का हमने यूज किया है तो नॉट का यूज नहीं करेंगे, सिंपल, राइट, कि बोथ ऑफ यू आर रेडी। अब ये सही है, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में बोथ का यूज नहीं करते, हमेशा याद रखेंगे। अगर हमने नेगेटिव यूज कर लिया है तो बोथ का यूज नहीं करेंगे, क्या करेंगे? नीदर का यूज करेंगे, क्योंकि बोथ भी दो व्यक्ति के लिए और नीदर भी दो व्यक्ति के लिए, ध्यान रखेंगे इस बात का। आगे चले, यहाँ पे लिखा है नन। नन मतलब कोई नहीं, शून्य, नगण्य। और यहाँ भी इस नन को यूज करने के लिए माय डियर बताया जा रहा है कि आपके पास दो से ज्यादा नाउन होना चाहिए, नॉट ओनली टू। यहाँ पे लिखा ओनली टू, लेकिन यहाँ पे आपको लिखा मोर देन टू, दो से अधिक, मतलब 3 हो, 4 हो, 5 हो या 50 हो, इतने नाउन या इतने प्रोनाउन होने चाहिए आपको नन का यूज करने के लिए। एग्जांपल के तौर पर मैं बता दूं कि हमारे ये आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं, ठीक है, 40 बच्चे हैं, और मैं एग्जांपल देता हूं कि नन ऑफ देम गेटिंग मी, उनमें से कोई भी मुझे नहीं समझ पा रहा है। 40 बच्चे में से कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो मुझे मेरी बात को समझ पा रहा है, और दैट इज व्हाई वी शुड यूज नन ओवर देयर। कि हमारे पास मान लिया 3 बच्चा है, 2 बच्चा होता तो हमें ये यूज करना है, 2 से अधिक हो जाएगा तो सारा ये यूज करना है। अब मान लिया हमारे पास 3 बच्चे हैं और हमने कहा तीनों में से कोई होशियार नहीं, तीनों में से कोई होशियार नहीं, तो क्या बोलेंगे? नन ऑफ देम या नन ऑफ 3 इज नॉट इंटेलिजेंट, तीनों में से कोई भी इंटेलिजेंट नहीं है। या वन की बात करें तो वन का यूज करने के लिए भी माय डियर यहाँ लिखा हुआ मोर देन 2, मतलब वहां भी 3 कम से कम होने चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा जितना भी हो। अब फिर से मैं एग्जांपल देता हूँ कि मेरे पास 3 बच्चे हैं, मान लिया मेरे पास 3 बच्चे हैं और 3 में से एक होनहार है, तो क्या लिखेंगे? वन ऑफ देम। आपके क्लास में 40 बच्चे हैं और 40 में से मैं बता रहा हूं कि एक बच्चा होनहार है। वन ऑफ द 40 स्टूडेंट इज वेरी गुड। ध्यान रखेंगे 40 में से कोई भी इंटेलिजेंट नहीं है तो नन ऑफ देम। 40 में से एक होनहार है तो वन ऑफ देम, और वन ऑफ देम के बाद एनी की बात करें, एनी मतलब कोई भी। तो क्वेश्चन यहाँ पे टीचर राइज करते हैं कि आप में से कोई भी है जो मेरी बात का जवाब दे सकते हैं? हैंड्स अप कीजिए, हैंड्स रेज कीजिए, तो उसमें से कोई 1 2 बच्चा 10 20 बच्चा हाथ ऊपर की ओर करेगा। तो क्वेश्चन क्या आ रहा है कि कोई भी, आप में से कोई भी ऐसा बच्चा है जो मेरे सवालों का जवाब दे सकते हैं? इफ एनीबडी, इफ एनीवन ओवर इन द क्लास दैट हैव आंसर ऑफ माय क्वेश्चंस, तो यहाँ पे ये यूज हो गया। यहाँ पे फिर से 3 बच्चे होने चाहिए कम से कम, और ऑल की बात करते हैं।